इस चर्चा में स्वागत है। आज हम जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं वो अमेरिका के संभावित टैरिफ, वो जो 25-26% की बात चल रही है, उसके बीच कुछ दिलचस्प चीजें बता रही हैं। जी हाँ। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये टैरिफ लगते भी हैं तो भारतीय बाजार के कौन से हिस्से, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स शायद कम असर महसूस करेंगे या हो सकता है बच भी जाएं। बिल्कुल। तो लक्ष्य साफ है, उन सेक्टर्स को पहचानना जिनमें स्थिरता की उम्मीद हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बातचीत। बिल्कुल, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि देखिए, जब पूरी दुनिया इन ट्रेड पॉलिसीज को लेकर थोड़ी चिंतित है, कुछ भारतीय क्षेत्र ऐसे हैं जो अपनी बनावट के कारण या कहें कि घरेलू बाजार पर निर्भरता के कारण शायद इस सबसे बचे रह सकते हैं। हाँ, तो इस बातचीत में हम उन्हीं कारणों पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले नजर कहाँ जाती है? कौन सा सेक्टर सबसे सुरक्षित लगता है इन रिपोर्ट्स के हिसाब से? सूत्रों के हिसाब से देखें तो फार्मास्यूटिकल्स सबसे पहले आता है, मतलब खासकर जेनेरिक दवाएं बनाने वाली कंपनियां। अच्छा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन्हें टैरिफ से छूट मिली हुई है, जैसे ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस लाइफ साइंसेज, सन फार्मा, सिप्रा, इन सब नामों का जिक्र है। और ये सिर्फ कहा सुनी नहीं है, कुछ मूवमेंट भी दिखा। हाँ, बिल्कुल। घोषणा के बाद निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 2.73% ऊपर गया था, तो बाजार ने भी इसे पॉजिटिव लिया। लेकिन ये छूट क्यों? मतलब अमेरिका क्यों भारतीय फार्मा पे टैरिफ नहीं लगा रहा है? कोई खास वजह? इसकी बड़ी वजह है वो अमेरिका की अपनी जरूरतें। वो सस्ती जेनेरिक दवाओं के लिए भारत पर काफी निर्भर हैं। अच्छा, निर्भरता। हाँ, और साथ ही अपनी दवा सप्लाई चेन को भी तो स्थिर रखना है उन्हें। तो ये निर्भरता ही एक तरह से कह सकते हैं भारतीय फार्मा के लिए सुरक्षा कवच बन गई है। समझ गया। फार्मा की बात तो काफी साफ लगती है, लेकिन आईटी सेवा क्षेत्र का क्या? जैसे टेक महिंद्रा, HCL टेक, उन पे कैसा असर रहेगा? वो तो सामान नहीं बेचते। सही कहा आपने, क्योंकि ये सर्विसेज हैं, गुड्स नहीं, तो इन पर वो डायरेक्ट टैरिफ का तो सवाल नहीं उठता। हाँ। लेकिन यहाँ एक दूसरा कह सकते हैं छुपा हुआ रिस्क है। अच्छा, वो क्या है? अगर इन टैरिफ्स और दूसरी वजहों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था मान लीजिए धीमी पड़ती है, हाँ। तो वहां की कंपनियां अपना आईटी खर्च कम कर सकती हैं। ओ हाँ, ये तो है। और उसका सीधा असर हमारी आईटी कंपनियों के बिजनेस पर पड़ेगा। मतलब सीधा टैरिफ नहीं, पर अगर अमेरिकी इकोनॉमी लड़खड़ाई तो असर आ सकता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। बिल्कुल, और ये जोखिम शायद कुछ कंपनियों के लिए सीधे टैरिफ से भी बढ़ा हो सकता है। ये दिखाता है कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है ना? हाँ, सही बात है। अच्छा, अब उन सेक्टर्स की बात करते हैं जिनका बिजनेस मेनली भारत के अंदर ही है, जैसे बैंकिंग हो गया, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, या रोजमर्रा के सामान बेचने वाली कंपनियां, कंज्यूमर स्टेपल्स हो या फिर होटल। बड़े नाम जैसे HDFC बैंक या अल्ट्राटेक सीमेंट इनमें आते हैं। हाँ, ये क्षेत्र काफी हद तक सुरक्षित माने जा रहे हैं। इनका तो लगभग सारा रेवेन्यू भारत से ही आता है। सही। और देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का करीब 85% हिस्सा घरेलू मांग पर ही टिका है। 85%? काफी ज्यादा है। जी, तो अमेरिकी टैरिफ का इन पर सीधा असर तो न के बराबर होगा। बल्कि एक और बात है, हाँ। अगर भविष्य में मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटाता है, तो इन घरेलू सेक्टर्स को और फायदा मिल सकता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा, या फिर लोन सस्ते होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। हाँ, ये तो है। और कुछ छोटे सेक्टर्स भी हैं जिनका अमेरिका में ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कैपिटल गुड्स या इंडस्ट्रियल्स। इनमें KEI इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब जैसी कंपनियां हैं जिनका अमेरिकी रेवेन्यू 5% से भी कम है। बहुत कम है ये तो। जी, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कंपनियां हैं, जैसे केन्स टेक्नोलॉजी, सिरमा, SGS। इनका एक्सपोजर सिर्फ 2 से 4% के आसपास है। तो इन सबका कम अमेरिकी एक्सपोजर ही इन्हें बचा रहा है एक तरह से। तो अगर हम समेटे तो कौन से फैक्टर्स हैं जो भारतीय बाजार के कुछ हिस्सों को बचा रहे हैं इस टैरिफ वाली स्थिति में? देखिए, मुख्य रूप से 3 बातें सामने आ रही हैं। पहली, भारत का अमेरिका को जो एक्सपोर्ट है वो हमारी GDP का बहुत छोटा हिस्सा है, करीब 2.5% से भी कम। अच्छा। दूसरी बात, जैसा हमने अभी कहा, देश की अपनी मजबूत घरेलू मांग, जो अर्थव्यवस्था का 85% है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और तीसरा, अगर रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा कमजोर होता है, तो जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं उनके मार्जिन पर जो दबाव आता है वो कुछ हद तक कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही है? मतलब कोई चिंता की बात भी है इन सेफ दिखने वाले सेक्टर्स के लिए? हाँ, 2 मुख्य चेतावनियां भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। एक, जिसका हमने पहले जिक्र किया, अमेरिकी मंदी का अप्रत्यक्ष खतरा। हाँ, IT वाला। हाँ, खासकर IT पर और कुछ हद तक फार्मा पर भी असर आ सकता है।
अगर वहाँ हेल्थ केयर पर खर्च कम होता है। और दूसरा, ये भी एक संभावना है कि बातचीत के बाद ये टैरिफ्स जो भी 25-26% लग रहे हैं, वो शायद घटकर 15-20% रह जाएं। हो सकता है 2025 के अंत तक। अच्छा, तो मतलब असर शायद उतना बुरा ना हो जितना डर लग रहा है। हाँ, ये भी मुमकिन है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? जो लोग बाजार को देख रहे हैं, उनके लिए क्या टेक अवे है? अगर हम इन स्रोतों के आधार पर देखें तो फार्मास्यूटिकल्स, खासकर बड़ी जेनेरिक कंपनियां, फिर घरेलू बाजार पर केंद्रित बैंकिंग, कंज्यूमर, इंफ्रा जैसे सेक्टर्स और आईटी सेवाएं, हालांकि उनमें अमेरिकी मंदी वाला रिस्क ध्यान में रखना होगा, ये सब सबसे सुरक्षित नजर आते हैं। और ऑटो वगैरह? ऑटो और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्र, जिनके प्लांट विदेश में भी हैं, जैसे मदरसन का जिक्र आता है, उन पर मिला-जुला असर हो सकता है। तो बचाव के तौर पर देखें तो घरेलू मांग से चलने वाले स्टॉक्स और बड़ी फार्मा कंपनियां, इन्हें एक सेफ बेट माना जा रहा है। ये तो हुई सुरक्षित क्षेत्रों की बात, लेकिन इस पूरी तस्वीर से एक बड़ा सवाल भी तो उभरता है ना? बिल्कुल, ये पूरी स्थिति इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि जब दुनिया भर में व्यापार को लेकर इतनी अनिश्चितता हो, इतना उतार चढ़ाव हो, हाँ, तब किसी देश की अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती कितनी जरूरी हो जाती है। आत्मनिर्भरता जिसे कहते हैं। हाँ, या कहिए कि बाहरी दुनिया पर कम निर्भरता, ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि भविष्य में इसका क्या महत्व होगा, कैसे देश इस पर ध्यान देंगे।